बच्चों वेलकम टू सेफिन। तो अभी हमने पिछले क्लास में इवोल्यूशंस का थोड़ा सा देखा था कि कैसे नया स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है बाय नेचुरल सिलेक्शन। ठीक, आज हम लोग देखेंगे कि उस इवोल्यूशन का मैकेनिज्म क्या है। ठीक है, हालांकि नेचुरल सिलेक्शन में बात किया गया था इस बात का कि अगर एनवायरनमेंट चेंज होता है तो उसमें से कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो रिसोर्सेस को अच्छे से यूज कर पाएगा, उसके अंदर जो वेरिएशंस है ना, उस रिसोर्सेस को अच्छे से यूज कर पाएगा और रिप्रोडक्टिकली वो फिट होंगे, जिस वजह से क्या होगा कि उसमें ज़्यादा रिप्रोडक्शंस होंगे, लाइफ स्पेन अच्छा होगा, है ना। और धीरे धीरे करके उसमें ग्रोथ ज़्यादा होगा, उसके नंबर ज़्यादा बढ़ेंगे, है ना। और दूसरे जो अनसर्वाइवल है ना, या फिर लेस सर्वाइवल है, उसका नंबर धीरे धीरे कम होते जाएगा। और ऐसा होते 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 क्या होता है, एक नए ऑर्गेनिज्म का, नए स्पीसीज का उससे क्या होता है, डेवलपमेंट हो जाता है। तो नेचुरल सिलेक्शन ऐसे काम करता है अकॉर्डिंग टू डार्विन। ठीक, अब हम लोग देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशंस क्या है। व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ दिस वेरिएशन एंड हाउ डज स्पेसिएशन अकर। ये जो वेरिएशंस हो रहे हैं उसका ओरिजिन क्या है, वो कैसे, मतलब वेरिएशंस हो क्यों रहे हैं और कैसे हो रहे हैं। एंड हाउ डज स्पेसिएशन अकर, मतलब नए स्पीसीज का फॉर्मेशन कैसे हो जा रहा है। Even though Mendel had talked to inheritable factor influencing phenotype, यहाँ तक कि मेंडल ने भी बात किया था कि जो इनहेरिटेबल फैक्टर्स है, जिस समय जीन को क्या बोल रहे थे, उन्हें फैक्टर बोल रहे थे, इन्फ्लुएंस फिनोटाइप, वो क्या करते हैं, फिनोटाइप को इन्फ्लुएंस करते हैं। याद करिए जब हम लोगों ने देखा था, हाँ, मेंडल मेंडल के फैक्टर को, तो उसमें अगर हेट्रोजाइगस कंडीशंस आता है, होमोजाइगस कंडीशंस आता है ना, तो अलग अलग फिनोटाइप होते हैं। तो वो फैक्टर जो है ना, वो क्या कर रहा है, डिसाइड कर रहा है कि फिनोटाइप कैसा होगा। ठीक, डार्विन आइदर इग्नोर दीज ऑब्जर्वेशंस और कीप साइलेंस। डार्विन जो थे इस बात पे क्या थे, इस बात को इग्नोर कर दिए या फिर इस ऑब्जर्वेशन के बारे में कुछ नहीं बात किया, शांत रहे, इस मैटर पे उन्होंने कुछ नहीं बोला कि जीन के बेसिस पे कुछ चेंजेस आता है जिस वजह से वेरिएशंस जो है वो हमें देखने को मिलता है। इस बात पे डार्विन ने कुछ नहीं बोला। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी, है ना, फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी मतलब पहली दशक 20th सेंचुरी का 1901 से लेके 1910 तक का फर्स्ट डिकेड था। ह्यूगो डिवरिस, है ना, ह्यूगो डिवरिस बेस्ड ऑन हिज वर्क ऑन इवनिंग प्राइमरोज ब्राउट फोर्थ द आइडिया ऑफ म्यूटेशंस, है ना। ह्यूगो डिवरिस जो थे 19 के फर्स्ट दशक में, 20 सेंचुरी के फर्स्ट दशक में ह्यूगो डिवरिस जो थे वो काम कर रहे थे किस पे, इवनिंग प्राइम रोज पे काम कर रहे थे, ब्रॉड फॉर द आइडिया ऑफ म्यूटेशन, और वहां से उन्होंने म्यूटेशंस का आइडिया लाया। ठीक, लार्ज डिफरेंस अराइजिंग सडनली इन ए पॉपुलेशन, म्यूटेशंस में क्या हुआ कि लार्ज डिफरेंसेस आया, है ना। जैसे कि नेचुरल सिलेक्शन में बात क्या हुआ था कि धीरे धीरे चेंजेस आएंगे, धीरे धीरे ग्रोथ होंगे, है ना, धीरे धीरे नंबर बढ़ेंगे किसी हाईली सेलेक्टिव, हाईली नेचुरल सेलेक्टिव पॉपुलेशंस का, हाईली सेलेक्टिव स्पीसीज का। बट अकॉर्डिंग टू म्यूटेशन थ्योरी ऑफ ह्यूगो डिवरिस, जो एक सडन चेंजेस आएंगे, है ना, ये ग्रेजुअल चेंजेस नहीं होंगे, सडन चेंजेस होंगे। he believed that it is mutation which causes evolutions and not the minor variations that Darwin talked about. वो ऐसा विश्वास करते थे ह्यूगो डिवरिस कि ये जो सडन चेंजेस है ना, ये इवोल्यूशंस का कारण है, ना कि धीरे धीरे वाले चेंजेस। म्यूटेशंस आर random and directionless while Darwin variations are small and directional. म्यूटेशन जो था वो क्या था, डायरेक्शनलेस था। म्यूटेशंस, है ना, आर रैंडम, म्यूटेशन क्या था, रैंडम था एंड डायरेक्शनलेस था। while डार्विन वेरिएशंस आर स्मॉल एंड डायरेक्शन, डार्विन का वेरिएशन क्या था,
स्मॉल था और डायरेक्शनल था। Evolution for Darwin was gradual, while Hugo de Vries believed mutations cause speciation and hence called saltations, single step large mutations. Evolution for Darwin जो था वो क्या था, ग्रेजुअल था, है ना, मतलब कि धीरे धीरे इवोल्यूशन हो रहा है। और डार्विन और ह्यूगो ड्यूलिस का जब बात करें तो वो विश्वास करते थे म्यूटेशन हुआ, जिससे क्या हुआ, एक ही बार में एक नए स्पीशीज का एक नया, मतलब कि बहुत सडन चेंज हुआ, जिससे नया स्पीशीज का फॉर्मेशन हुआ, है ना। म्यूटेशन जो है ना स्पेसिएशन काज करता है एंड कॉल इट साल्टेशन, और इसे क्या किया, साल्टेशन नाम दिया। साल्टेशन मीन्स क्या होता है, जंपिंग, ठीक है, जो कि सिंगल स्टेप में लार्ज म्यूटेशन हो गया तो वो साल्टेशन हो गया। स्टडीड इन पॉपुलेशन जेनेटिक्स, है ना, स्टडी इन पॉपुलेशन जेनेटिक्स लेटर ब्रॉट आउट सम क्लियरिटी। पॉपुलेशन जेनेटिक्स को जब पढ़ा गया तो इसमें कुछ क्लियरिटी आया कि मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशंस क्या है। अब आता है हार्डे विनबर्ग प्रिंसिपल। तो अकॉर्डिंग हमें कौन कौन से थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन हमें कौन कौन से मिले। पहला एक डार्विन का थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, जो अल्फ्रेड वेलेस से भी क्या थे, थोड़ा से प्रभावित थे, है ना। दूसरा था हमें ह्यूगो डेवरिस का। ये दो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन अभी तक हम लोगों ने अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी देखा। अब देखते हैं हार्डे विनबर्ग प्रिंसिपल क्या कहता है। हार्डे विनबर्ग प्रिंसिपल क्या कहता है। In a given population, one can find out the frequency of occurrence of allele of a gene or on a locus, है ना। एक जो पॉपुलेशन दिया गया है ना, उसमें से हम फाइंड कर सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस ऑफ एलील ऑफ ए जीन और ए लोकस, मतलब एक जीन जो है ना, जीन जिसे फैक्टर बोला था मेंडल ने, उसका पॉपुलेशन के अंदर क्या फ्रीक्वेंसी है। आप समझ रहे हैं कि जैसे कि आई कलर को, अगर आई कलर का बात करें तो आई कलर में ब्लैक है, ब्लू है ना, ब्राउन आई है। तो इसमें क्या है कि जैसे ब्लैक कलर का फ्रीक्वेंसी क्या है ना, ब्राउन कलर का फ्रीक्वेंसी क्या है, ये तो आप पॉपुलेशन को जब एनालाइज करोगे तो आपको उसका फ्रीक्वेंसी पता चल जाएगा। दिस फ्रीक्वेंसी इज सपोज टू बी रिमेन फिक्स्ड and even remains the same through generations। इस फ्रीक्वेंसी को ना इस फ्रीक्वेंसी को इस फ्रीक्वेंसी को ना सपोज किया जा सकता है कि रिमेन फिक्स्ड एंड इवन रिमेन्स ऑफ सेम थ्रू द जनरेशंस। इस फ्रीक्वेंसी को फिक्स होना चाहिए, है ना, एंड जनरेशन वाइज जो है ना इसे रिमेन सेम थ्रू द जनरेशन, जितने भी जनरेशन आएंगे उसमें भी क्या होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी फिक्स होना चाहिए। हार्डे विनबर्ग प्रिंसिपल जो थे, है ना, हार्डे विनबर्ग प्रिंसिपल स्टेटेड इट यूजिंग एल्जेब्रिक इक्वेशन। हार्डे विनबर्ग प्रिंसिपल ने इसे एल्जेब्रिक इक्वेशंस के रूप में प्रोवाइड किया। मतलब जो फ्रीक्वेंसी है ना, जब हम पॉपुलेशन एनालिसिस करेंगे तो किसी भी जीन के, किसी भी एलील का जो फ्रीक्वेंसी है वो फिक्स होना चाहिए, ऐसा सपोज किया जा रहा है कि फिक्स होना चाहिए, ठीक है। दिस प्रिंसिपल से दैट एलील फ्रीक्वेंसी इन ए पॉपुलेशंस आर स्टेबल। एलील का फ्रीक्वेंसी जो है पॉपुलेशन में स्टेबल है एंड इज कांस्टेंट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। और ये क्या होगा, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कांस्टेंट होगा। द जीन पूल टोटल जीन एंड देयर एलील इन ए पॉपुलेशन, मतलब एक पॉपुलेशन में जितने भी जीन है ना, उसे क्या बोलेंगे, जीन पूल। रिमेन्स ए कांस्टेंट, क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड जेनेटिक इक्विलिब्रियम। ये क्या कहलाया, जेनेटिक इक्विलिब्रियम कहलाया। सम टोटल ऑफ ऑल द जीन फ्रीक्वेंसी सम टोटल ऑफ ऑल द जीन फ्रीक्वेंसी इज वन। इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी
फॉर एग्जाम्पल कैन बी नेम्ड एज पी एंड क्यू, इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी का नाम हमने रख दिया पी एंड क्यू, एंड सम ऑफ द ऑल फ्रीक्वेंसी, जिसे क्या बोला गया, टोटल फ्रीक्वेंसी को जब ऐड करेंगे तो उसे 1 बोला जाएगा। एंड जो ये जीन का कंपोजिशन है वो कांस्टेंट होगा, ठीक, तो इसे क्या बोलेंगे, जेनेटिक इक्विलिब्रियम बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, और फ्रीक्वेंसी का जो अपना क्या है, सेल्फ फ्रीक्वेंसी है ना, इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी, उसका नाम क्या रख दिया गया, पी एन क्यू। मतलब ऐसे एग्जाम्पल के लिए, इन ए डिप्लॉयड पी एंड क्यू रिप्रेजेंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील ए एंड एलील स्मॉल कैपिटल ए एंड स्मॉल ए। पी एन क्यू जो है वो क्या कर रहा है कि किस फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, कैपिटल ए और स्मॉल ए वाले जो फ्रीक्वेंसी है उसे रिप्रेजेंट कर रहा है। The frequency of capital A individuals in a population is simply p square, है ना। This is simply a state in the another ways the probability that of the allele capital A with a frequency of p appears on both the chromosomes of the diploid individual is simply the product of the probability of p square। मतलब ये सिंपली बोल रहा है कि जो कैपिटल ए आने की प्रोबेबिलिटी है पॉपुलेशन के अंदर, वो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली स्मॉल के लिए जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर। एंड कैपिटल ए स्मॉल ए का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 2pq। हेंस p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर इक्वल टू 1। दिस इज बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ p प्लस q का होल स्क्वायर। ये क्या है, बाइनोमियल एक्सपेंशन है p प्लस q के होल स्क्वायर का। व्हेन फ्रीक्वेंसी मेजर्ड, जब फ्रीक्वेंसी मेजर किया गया डिफर फ्रॉम एक्सपेक्टेड वैल्यू, है ना, जब फ्रीक्वेंसी मेजर किया गया एंड पाया गया कि डिफर फ्रॉम एक्सपेक्टेड वैल्यू, द डिफरेंस इंडिकेट द एक्सटेंट ऑफ इवोल्यूशनरी चेंज, है ना। ऐसे तो ये फ्रीक्वेंसी हमेशा क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, हमेशा क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, जिसे जेनेटिक इक्विलिब्रियम भी बोला गया। लेकिन जब मेजर किया गया तो हो सकता है कि इसमें कुछ ना डिफरेंसेस आएंगे, और उस डिफरेंसेस का नाम क्या दिया गया, डायरेक्शंस दिया गया, उसे डायरेक्शन बोला गया। इससे क्या होगा, डिस्टरबेंस इन जेनेटिक इक्विलिब्रियम, जो जेनेटिक मेकअप जो था, पॉपुलेशन का कांस्टेंट था, उसमें क्या हो जाएगा, डिस्टरबेंस आ जाएगा। और जेनेटिक इक्विलिब्रियम और Hardy-Weinberg equilibrium such that changes of frequency of allele in a population would then interpreted as a result of evolution, और इस फ्रीक्वेंसी के चेंजेस को ऐसा इंटरप्रेट किया जाएगा, है ना, फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील इन ए पॉपुलेशन वुड देन इंटरप्रेटेड एज रिजल्टिंग ऑफ इन इवोल्यूशन, जिसे रिजल्ट इन क्या करेगा, इवोल्यूशंस में उसे रिजल्ट के लिए देखा जाएगा। मतलब कि फ्रीक्वेंसी जो है वो सभी एलील के कॉम्बिनेशंस का ना कांस्टेंट होना चाहिए, लेकिन अगर डिफरेंसेस आ रही है तो उस डिफरेंसेस के वजह से क्या हो सकता है, इवोल्यूशंस हो सकती है। अब देखते हैं, 5 फैक्टर आर नोन एज इफेक्ट हार्डे-विनगर इक्विलिब्रियम। यहाँ पे 5 फैक्टर्स का बात किया गया है जो हार्डे-विनगर इक्विलिब्रियम को क्या कर सकता है, अफेक्ट कर सकता है। अब वो 5 फैक्टर कौन कौन है, दिज आर जीन माइग्रेशन और जीन फ्लो। ये कौन कौन से फैक्टर हैं, जीन माइग्रेशन, जीन फ्लो। पहला फैक्टर क्या है, जीन माइग्रेशन या फिर जीन फ्लो, ठीक है। दूसरा फैक्टर क्या होगा इसमें, हाँ, दूसरा फैक्टर क्या होगा, जेनेटिक ड्रिफ्ट, ठीक है।
दूसरा फैक्टर क्या होगा इसमें, जेनेटिक ड्रिफ्ट। पहला था जीन माइग्रेशन, दूसरा हो गया जेनेटिक ड्रिफ्ट, ठीक है। तीसरा म्यूटेशन, चौथा जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस एंड पांचवा हो गया नेचुरल सिलेक्शंस। तो इसमें जो 5 दिए गए हैं कारण, वो कौन कौन से हैं। पहला हो गया जीन माइग्रेशंस, यानी कि जीन पूल में जो है जीन का माइग्रेशन होगा, है ना। दूसरा हो जाएगा जेनेटिक ड्रिफ्ट, तीसरा हो जाएगा म्यूटेशन, तीसरा हो जाएगा म्यूटेशन, चौथा हो जाएगा जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस, रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। और पांचवा हो जाएगा आपको नेचुरल सिलेक्शन। आप यहाँ पे गौर करिए कि जो चीज है ना डाल्टन के डार्विन के दिया गया नेचुरल सिलेक्शन, उसे भी काउंट किया, और ह्यूगो डिब्रिस का जो म्यूटेशन थ्योरी ऑफ स्पीशीज था उसे भी काउंट किया गया, ठीक। तो यहाँ पे इस फैक्टर 5 फैक्टर नोन एज इफेक्ट हार्डे विनबर्ग इक्विलिब्रियम, हार्डे विनबर्ग के इक्विलिब्रियम को 5 फैक्टर इफेक्ट करेगा। उसमें से कौन है, पहला है जीन माइग्रेशन, है ना, पहला है जीन माइग्रेशन, दूसरा है जेनेटिक ड्रिफ्ट, तीसरा है म्यूटेशन, चौथा है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन एंड पांचवा है नेचुरल सेलेक्शंस। अब इसके बारे में हम लोग देखते हैं। When migrations of a section of populations to another place and population occur, gene frequency changes in a original as well as in new population. अगर कुछ पॉपुलेशन जो है, अगर किसी, है ना, अगर कुछ पॉपुलेशन जो है, अगर वो किसी एरिया को, है ना, किसी एरिया से बाहर निकलेंगे, तो उससे क्या होगा, जीन का फ्रीक्वेंसी चेंज होगा। किधर के जीन का फ्रीक्वेंसी, इन ओरिजिनल, मतलब कि जहाँ पे पहले था वो जीन, एंड जहाँ पे वो जिस जीन पूल में वो पहले था और जहाँ पे वो जाएगा, तो दोनों के जीन फ्रीक्वेंसी में क्या होंगे, चेंजेज होंगे। इसी का नाम क्या दिया गया, जीन माइग्रेशन और जीन फ्लो, ठीक। न्यू जीन्स या एलील वे आर एडेड टू न्यू पॉपुलेशन एंड दीज आर लॉस्ट फ्रॉम द ओल्ड पॉपुलेशन। नया जीन जो है वो क्या हुआ कि नए पॉपुलेशंस में आ गए और पुराने पॉपुलेशन से वो जीन जो है वो चले गए, ठीक। There would be a gene flow in if this gene migration happen multiple times, है ना। There would be a gene flow, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीन फ्लो हो जाएगा, है ना। if this gene migrations happen multiple times, यहाँ पे क्या होगा, अगर ये चीज मल्टीपल टाइम्स हुए, है ना, ये जो जीन फ्लो है, पॉपुलेशन जो है एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं, है ना, लगातार जा रहे हैं, बहुत बहुत बार जा रहे हैं, ठीक। तो उससे क्या होगा, एक जीन का फ्लो हो जाएगा, ठीक। इन द सेंस कि वो पॉपुलेशन जो है एक जगह से दूसरे जगह जाएगा, वहां पे अपना रिप्रोडक्शन करेगा, वहां के पॉपुलेशन के साथ ब्रीडिंग करेगा, तो जीन जो है वो मिक्सअप होगा, यहाँ से कुछ जीन कम होगा और वहां पे कुछ जीन जो है वो नए जीन का इंट्रोडक्शन हो जाएगा। If the same changes occur by chance, it is called genetic drift, है ना। और अगर ऐसा चेंजेस बाय चांस हो गया तो इसे क्या बोलेंगे, जेनेटिक ड्रिफ्ट होंगे, जेनेटिक ड्रिफ्ट बोलेंगे। मतलब समटाइम्स इसे क्या बोलेंगे, जेनेटिक ड्रिफ्ट बोलेंगे, अगर ये बाय चांस हो गया। Sometimes the change in allele frequency is so different in new sample of populations that they become different species. कभी कभी ये जो नया फ्रीक्वेंसी है, चेंज ऑफ एलील, समटाइम्स द चेंज इन एलील फ्रीक्वेंसी इज सो डिफरेंट, न्यू सैंपल ऑफ पॉपुलेशंस, है ना, नए सैंपल ऑफ पॉपुलेशन का स्पीशीज इतने डिफरेंट होते हैं कि नए स्पीशीज का फॉर्मेशन कर देते हैं। द ओरिजिनल ड्रिफ्टेड पॉपुलेशन, है ना, become founder and the effect is called founder effect. The original drifted populations, जहां से ये जीन आया था, है ना, उसका नाम क्या कर दिया गया, उससे क्या बोला फाउंडर्स, बिकम्स फाउंडर, उससे क्या बोला जाएगा,
फाउंडर बोला जाएगा, एंड इस इफेक्ट को क्या बोलेंगे, फाउंडर इफेक्ट बोलेंगे। तो जीन फ्लो हमने देखा, जब मल्टीपल जीन फ्लो क्या होता है, एक पॉपुलेशन से कुछ जीन जो है वो दूसरे पॉपुलेशन में जाए, जिससे दोनों के फ्रीक्वेंसी क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं, दोनों पॉपुलेशन के जीन के फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाते हैं। ठीक, अगर और ये धीरे धीरे स्पीशीज का फॉर्मेशन करते हैं, उसमें न्यू कॉम्बिनेशंस बनने के साथ स्पीशीज का फॉर्मेशन। अगर ये चेंजेस एक साथ हो जाए, एक मतलब कि अकर बाय चांस, अगर ये चेंजेस बाय चांस अकर करता है, उसे क्या बोलेंगे, जेनेटिक ड्रिफ्ट बोलेंगे। समटाइम्स the changes in allele frequency is so different in new sample of population that become different species। कभी कभी ये नया पॉपुलेशन में जो फ्रीक्वेंसी आते हैं वो इतने डिफरेंट होते हैं कि नए स्पीसीज का फॉर्मेशन कर देते। दिस ओरिजिनल है ना ड्रिफ्टेड पॉपुलेशंस, ड्रिफ्टेड पॉपुलेशंस बिकम फाउंडर। ये जो नया ड्रिफ्टेड पॉपुलेशन है, जो नया ड्रिफ्टेड पॉपुलेशन जहां से जो आया है ना, उसे क्या बोलेंगे, फाउंडर बोलेंगे, एंड इफेक्ट इज कॉल्ड फाउंडर इफेक्ट। इसके बाद देखते हैं कि microbial experiments show that pre-existing advantageous mutations when selected will result in observation of new phenotypes। माइक्रोबियल एक्सपेरिमेंट बताता है कि प्री एग्जिस्टिंग एडवांटेजियस म्यूटेशन, इससे पहले जो एडवांटेजियस म्यूटेशंस हो रहे हैं, व्हेन सेलेक्टेड, जब उसे सेलेक्ट किया जाता है, विल रिजल्ट इन ऑब्जर्वेशन ऑफ न्यू पॉपुलेशन, उससे नए पॉपुलेशंस के जनरेशंस हो जाते हैं। ओवर फ्यू जनरेशंस दिस वुड रिजल्ट इन स्पेसिएशन, कुछ जनरेशन में स्पेसिएशन का काम कर सकता है। नेचुरल सिलेक्शन इज ए प्रोसेस इन विच हेरिटेबल वेरिएशन इनेबलिंग बेटर सर्वाइवल एंड इनेबल टू प्रोड्यूस द लिव ग्रेटर नंबर ऑफ प्रोजेनी। नेचुरल सिलेक्शन भी इसी का एक क्या है, एग्जाम्पल है। नेचुरल सिलेक्शन इज ए प्रोसेस इन विच हेरिटेबल वेरिएशंस, जो वेरिएशंस हेरिटेबल हुए हैं, इनेबलिंग, उसे मदद करता है, बेटर सर्वाइवल एंड इनेबल टू रिप्रोड्यूस एंड लिव ग्रेटर नंबर ऑफ प्रोजेनी, है ना, उससे क्या होता है, लिव ग्रेटर नंबर ऑफ प्रोजेनी, है ना, बहुत ग्रेटर नंबर ऑफ प्रोजेनी लिव करने में क्या करता है, मदद करता है। A critical analysis makes us believe that variations due to mutation and variation due to recombinations during gametogenesis or due to gene flow or gene drift result in changes in frequency of gene and allele and in future generations। जब क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं तो हमें विश्वास होता है कि वेरिएशन ड्यू टू म्यूटेशंस, है ना, वेरिएशन ड्यू टू म्यूटेशंस, due to recombinations or during gametogenesis and due to gene flow or genetic drift result in change in frequency, है ना। यहाँ पे बात कर दिया गया, जैसे नेचुरल सिलेक्शंस का बात किया गया, ठीक, नेचुरल सिलेक्शन का बात हो गया, उसके बाद जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस, म्यूटेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट एंड द जीन फ्लो, सभी का बात किया गया है। तो यहाँ पे हो गया नेचुरल सिलेक्शन का बात। उसके बाद क्रिटिकल एनालिसिस टू बिलीव दैट द वेरिएशन ड्यू टू म्यूटेशंस, म्यूटेशन का बात हो गया, वेरिएशन ड्यू टू रिकॉम्बिनेशन, जीन रिकॉम्बिनेशन का बात हो गया, एंड ड्यू टू जीन फ्लो और जेनेटिक ड्रिफ्ट, जीन फ्लो और जेनेटिक ड्रिफ्ट का बात कर दिया गया, रिजल्ट इन चेंज फ्रीक्वेंसी ऑफ जीन एलील इन द फ्यूचर जनरेशंस, है ना, फ्यूचर जनरेशन में इन सभी चीजों के वजह से क्या हो सकते हैं, जीन के फ्रीक्वेंसी में चेंजेस आ सकते हैं। coupled to enhance reproductive success, natural selections make it look like different populations। coupled to enhance reproductive success, यहाँ पे रिप्रोडक्टिव सक्सेस को इन्हांस करने के लिए नेचुरल सिलेक्शंस मेक्स इट लुक लाइक अ डिफरेंट पॉपुलेशन, नेचुरल सिलेक्शन इसे ऐसा दिखाता है कि डिफरेंट पॉपुलेशंस है। नेचुरल सिलेक्शंस कैन लीड टू स्टेबलाइजेशंस विच मोर इंडिविजुअल्स एक्वायर मीन कैरेक्टर वैल्यू। मतलब नेचुरल सिलेक्शन जो होते हैं ना, जो अच्छे कैरेक्टर्स हैं, यानी कि गुड, जिसके पास सर्वाइबिलिटी का चांसेस ज्यादा है, तो उसमें उसका जो मीन वैल्यू है ना, उसका मीन वैल्यू जो होते हैं उसमें क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं उसको। ठीक है, इस चीज के बारे में देखेंगे। डायरेक्शनल चेंजेज मोर इंडिविजुअल्स एक्वायर वैल्यू अदर देन द मीन कैरेक्टर। अगर डायरेक्शनल चेंजेज आएंगे, कब आएंगे डायरेक्शनल चेंजेज, कि जब
जो मीन वैल्यू है ऑर्गेनिक पॉपुलेशन के जीन फ्रीक्वेंसी का, उससे क्या होंगे, डिफरेंट आएंगे। मीन वैल्यू से डिफरेंट जब आने लगेगा तो उसे डायरेक्शनल चेंजेस करेंगे। और डिसरप्टिव मोर इंडिविजुअल एक्वायर पेरिफेरल कैरेक्टर्स बोथ वैल्यू बोथ एंड ऑफ डिस्ट्रप्टिव कर्व्स। और ये डिस्ट्रीब्यूटिव कर्व के जो होते हैं ना, बोथ जो क्या होते हैं, एंड पे जो होते हैं फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने लगता है, तो इसे डिस्ट्रप्टिव बोलते हैं। तो अभी हम इन तीनों के बारे में देखते हैं। तो उसमें क्या बोल रहा है, यहाँ पे देखिए, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स विथ फिनोटाइप, है ना। अगर ये फिनोटाइप है, ये इसका फ्रीक्वेंसी है। फिनोटाइप फेवर्ड बाय नेचुरल सिलेक्शन, ये जो है बड़ा लाइन जो है ना, जो जो मीन वैल्यू है, ये क्या कर रहा है, फेवर कर रहा है नेचुरल सिलेक्शन को। ठीक। मीडियम साइज इंडिविजुअल्स आर फेवर्ड। मीडियम साइज इंडिविजुअल, जैसे कि ये बीच वाला जो है, ये मीडियम साइज इंडिविजुअल है, ये साइज के बारे में बता रहा है। ठीक है, मीडियम साइज इंडिविजुअल जो है फेवर कर रहा है। अगर अगर इस मीडियम साइज को फेवर करेगा, ठीक, ठीक है, तो पीक गेट्स हायर एंड नैरो। पीक जो है वो क्या होगा, धीरे धीरे लंबा होते जाएगा और नैरो होता जाएगा। इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे कि इसमें डायरेक्शनल नेचर नहीं है। ये क्या हो रहा है, मीन वैल्यू को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज करा रहे हैं। मतलब इसे नेचर ने क्या किया, अच्छे से सेलेक्ट किया। ठीक। पीक शिफ्ट इन वन डायरेक्शन, अब क्या हो रहा है, ये किसी एक डायरेक्शन में शिफ्ट कर रहे हैं कि हो सकता है इधर वाला फ्रीक्वेंसी जो है वो ज़्यादा आने लगे, तो ये क्या करेगा, फिक्स इधर शिफ्ट होना स्टार्ट कर देगा। पहला क्या हो जाएगा, मीन वैल्यू, दूसरा क्या हो जाएगा, डायरेक्शनल, और तीसरा हो जाएगा डिस्ट्रप्टिव। जहाँ पे क्या मीन वैल्यू तो यहाँ पे था, अब इससे क्या होगा, दोनों साइड के पॉपुलेशन फ्रीक्वेंसी जो होता है वो इंक्रीज कर रहे हैं। तो ये जो है, ये क्या है, स्टेबलाइजिंग पॉपुलेशन है, ये क्या है, डायरेक्शनल पॉपुलेशन है, और ये क्या है, डिसरप्टिव पॉपुलेशन है। तो यहाँ पे हार्डी विनवर्ड प्रिंसिपल जो है वो ह्यूगो डे व्रिस, है ना, नेचुरल सिलेक्शंस, डार्विन, इसके थ्योरी और अपना थ्योरी मिला के यहाँ पे इवोल्यूशंस को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अगले क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू सो मच।